75 वर्ष की इस यात्रा के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री और आप सबके इस विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री राजेंद्र गर्ग जी, हमारे बीच में लोकप्रिय विधायक श्री जे.आर. कटवाल जी, लोकप्रिय विधायक श्री सुभाष ठाकुर जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में चेयरमैन, पूर्व में विधायक रहे भाई रणधीर शर्मा जी, पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और हमारे पॉलिटिकल एडवाइजर त्रिलोक जम्वाल जी, हमारे बीच में भाई नवीन शर्मा जी, मंडल के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर जी, जिला के सम्मानीय अध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान जी, हमारे बीच में चेयरमैन एजुकेशन बोर्ड सुरेश सोनी जी, जिला परिषद की अध्यक्षा कुमारी मुस्कान जी, पार्टी के हमारे साथी पुरुषोत्तम जी, डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर, एसपी बिलासपुर, सभी विभागों के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों और सभी यहां उपस्थित महानुभाव, आज फिर से आपके इस विधानसभा क्षेत्र में आना हुआ है और मैं सबसे पहले तो क्षमा चाहूंगा कि आप सबके बीच में पहुंचने के लिए हमें थोड़ा विलंब हुआ है। सुबह मौसम बहुत खराब था और ऐसा लग रहा था कि आज बिलासपुर शायद पहुंचने में कठिनाई आएगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लगता है कि हमारी भी इच्छा जो ईश्वर के सामने थी कि हम आज बिलासपुर जाकर के आप सबके दर्शन कर सकें और आप सबकी भी इस प्रकार की दुआ रही होगी, तभी ये मुलाकात हमारी सामूहिक रूप से इस प्रकार से बैठ करती है। मुझसे पहले हमारे साथियों ने इस बात का जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश अस्तित्व के अपने 75 वर्ष पूर्ण कर चुका है। आदमी की जब उम्र बढ़ती है, 50 साल पहुंचता है तो उसको गोल्डन जुबली बोलते हैं। और 75 वर्ष पूर्ण होने पर इसको हम क्या बोलते हैं? अमृत महोत्सव, जहां पूरे देश की आजादी का मनाया जा रहा है। और उसी तरह से जहां भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, वहां हिमाचल प्रदेश के भी गठन के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इसको डायमंड जुबली बोलते हैं। पक्का बोलते हैं, मेरी अंग्रेजी कमजोर है थोड़ी, जो वे सहज रूप से स्वीकार कर लेनी चाहिए। लेकिन जब आदमी 75 साल की उम्र में पहुंचता है तो उसके प्रति सबका सम्मान बढ़ता है और उसको बुजुर्ग की श्रेणी में हम डाल लेते हैं। बुजुर्ग है, उनके जीवन के एक अपना अनुभव है, उन्हें जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। कहने के लिए तो हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश है और छोटा प्रदेश में 75 साल की उम्र वाले प्रदेश हमसे बहुत सारे ज्यादा हैं और जगह ज्यादा है। लेकिन इस छोटे से प्रदेश हिमाचल प्रदेश ने 75 साल की यह यात्रा पूर्ण की है। इसमें अलग अलग नेता रहे। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का जन्म था पिछले कल, उन्होंने इस हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया।
और इसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के बतौर पर अलग अलग नेता रहे। ठाकुर रामलाल जी रहे, श्री शांता कुमार जी रहे, वीरभद्र सिंह जी रहे, श्री प्रेम कुमार धूमल जी रहे। सब नेताओं का इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में एक योगदान है। लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात को मैं कहना चाह रहा हूं, अगर 75 वर्ष की इस यात्रा में सबसे बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश को इस मुकाम पर, इस स्थान पर पहुंचाने के लिए है, तो सबसे बड़ा योगदान आप सबका है, जो यहां पर बैठे हैं सभी हिमाचल वासियों का है। एक मजदूर मेहनत करके, मजदूरी कमा करके, उसका भी इस हिमाचल प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान है। एक अध्यापक सुदूर गांव में पढ़ाने के लिए बच्चों को के लिए जाता है, उसका भी योगदान है। एक इंजीनियर का अपना योगदान है, एक डॉक्टर का अपना योगदान है, एक साइंटिस्ट का अपना योगदान है, एक कर्मचारी का अपना योगदान है, एक किसान का अपना योगदान है, एक बागवान का अपना योगदान है। तो इसलिए पूरा श्रेय अगर हिमाचल प्रदेश की इस यात्रा को जाता है, वो हिमाचल के मेहनत के भाई और बहनों को जाता, आप सबको जाता है। इसलिए हमने कहा कि हम जाकर के हिमाचल प्रदेश में 75 वर्ष की इस यात्रा का जिक्र करते हुए सभी अपने हिमाचल वासियों का अभिनंदन करेंगे, आप सबका धन्यवाद करेंगे इस यात्रा के लिए, जो आपका योगदान रहा है। और आने वाले समय में इस योगदान को हम और ज्यादा बेहतर ढंग से हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए देंगे। इस भाव के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हमने किया है। कई मित्र हमसे पूछने लगे कि ये 75 साल का कार्यक्रम आप कर रहे हैं और ठीक चुनाव से पहले कर रहे हैं, तो इसमें आप चुनाव की बातें तो नहीं करेंगे? हमने कहा हमारी ओर से तो नहीं होगी, हम तो कोशिश यही करें कि हम हिमाचल की उस यात्रा का बात करेंगे। लेकिन ये बात सत्य है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक व्यवस्था के अनुरूप हम सत्ता में हैं, सरकार में हैं, कुछ बातें तो होंगी भी। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा यहां पर एक वृत्त चित्र, जहां आपने एक डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, और ये जिगर सब लोगों में नहीं हो सकता है। अगर हिमाचल प्रदेश को यात्रा की डॉक्यूमेंट्री हमने आपके सामने प्रस्तुत की, तो उसमें आपने देखा कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का भी जिक्र उसमें है, ठाकुर रामलाल जी का भी जिक्र उसमें है, वीरभद्र सिंह जी का भी जिक्र उसमें है, श्री शांता कुमार जी का भी जिक्र उसमें है, और श्री प्रेम कुमार धूमल जी का जिक्र भी उसमें है। हमारे कुछ मित्र लगे पूछने, नहीं ये तो अच्छा किया आपने। हमने कहा हम अच्छा ही करते हैं, और जो कुछ भी करेंगे आने वाले समय में वो भी अच्छा करेंगे, आप चिंता मत करिए। भाई और बहनों, ये बहुत जरूरी है। हम यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमको इतिहास मालूम होना चाहिए। 75 वर्ष जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया, तो उस वक्त हम हिमाचल प्रदेश में कहां थे? 4 जिले का हिमाचल प्रदेश उस वक्त बना था, चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर जिला। और आज हिमाचल प्रदेश जो है 12 जिलों का प्रदेश है। 1948 में जब हिमाचल प्रदेश बना, तो उस वक्त 228 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में थी, और आज हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लंबाई 39,500 किलोमीटर है। हम कहां थे, कहां पहुंच गए? शिक्षा के संस्थानों की बात कहें, साक्षरता दर जो है उस वक्त हिमाचल प्रदेश में लगभग 4.5% थी, 4.8% थी, और आज साक्षरता दर हिमाचल प्रदेश की 83% है, केरल के बराबर है। केरल से भी हम आगे हैं। हर क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने प्रगति की है, और इसलिए हमने कहा ये 75 साल का ये अवसर हमको
हिमाचल प्रदेश में जिन लोगों का योगदान रहा है उनको स्मरण करने की दृष्टि से है। यहां भाई राजेंद्र गर्ग जी जिक्र कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में इस 75 वर्ष के इस अवसर पर इस विधानसभा क्षेत्र का जिक्र कर रहे थे। जितने भी प्रतिनिधि इस विधानसभा क्षेत्र में रहे हैं आज से पहले, उनका भी जिक्र किया, उनका भी योगदान रहा। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं कि इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान आप सबका है जो यहां पर बैठे हैं या यहां पर आजकल इस विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। स्वाभाविक से जनप्रतिनिधि का एक महत्व है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ये बिलासपुर जिला, जिसको हम ऋषि व्यास की तपोस्थली भी व्यासपुर के नाम से भी जानते हैं, और यहां के शक्तिपीठ बिलासपुर के, चाहे वो श्री नैना देवी जी का, गुरु का लाहौर जो गुरु गोविंद जी की ससुराल बताई जाती है, बाबा बालकनाथ जी की पवित्र भूमि इसी बिलासपुर जिले के अंतर्गत है, शाहतलाई, मार्कंडे ऋषि का पवित्र स्थान इसी बिलासपुर की धरती पर, लक्ष्मी नारायण मंदिर यहां बिलासपुर की धरती पर। जब इन सारी चीजों का हम जिक्र करते हैं तो स्वाभाविक रूप से इस पवित्र धरती के इन सभी स्थानों का एक बहुत बड़ा योगदान इस बिलासपुर के निर्माण में रहा है। और यहां सभी इन पीठ स्थलों का हम अभिवादन करते हैं, अभिवादन के साथ साथ में नमन करते हैं। हम इस बात को भी देखते हैं, हिमाचल को जहां देवभूमि कहा जाता वहां हिमाचल प्रदेश वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगर कारगिल युद्ध के दौरान जो है हिमाचल प्रदेश के लिए, पूरे देश भर के लिए अगर 4 परमवीर चक्र मिले तो हिमाचल के लिए 2 परमवीर चक्र उसमें मिले, और 1 परमवीर चक्र बिलासपुर के हमारे धरती के जवान जो आज भी हमारे बीच में है, संजय कुमार जी, उनको मिला हूं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं, उनको भी आज के इस अवसर पर नमन करता हूं, उनके योगदान को भी स्मरण करता हूं। मैं आज के इस अवसर पर ये भी मैं कहना चाहूंगा, मैं समझता हूं हमारी बात अधूरी रहेगी अगर अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हिमाचल प्रदेश की विकास यात्रा का हम जिक्र करें। इस बिलासपुर के ही हमारे संगठन के साथी, आज हमारे लिए सौभाग्य की बात, आज जो हमारी पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका एक बहुत बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश में जब मंत्री थे तब रहा, लेकिन उसके साथ साथ में केंद्र में जब मंत्री रहे, चंबा का मेडिकल कॉलेज उनकी देन रही, हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज उनका योगदान रहा, सिरमौर में नाहन का मेडिकल कॉलेज उनका योगदान रहा, और जिस एम्स के लिए हम हिमाचल प्रदेश से 500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करने के बाद दिल्ली पहुंचते थे, तब जाकर के एम्स मिलता था, आज वो एम्स हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में यहां से चंद कदमों की दूरी पर है। छोटा जिला, लेकिन उसके बावजूद हर क्षेत्र में हमारे पास ऐसी शख्सियत इस बिलासपुर जिला में है जिन्होंने बिलासपुर का नाम रोशन किया है, बिलासपुर को एक पहचान दिलाई है। हम बहुत सारी चीजों का जिक्र कर सकते हैं, मैं समझता हूं अगर 1951 की अगर हम बात कहें, उस वक्त इस जिले की जनसंख्या 26,000 के करीब थी, और अभी हम 2021 की हम इसके आज के इस दौर में देखें तो 4,26,000 के करीब यहां इस जिले की जनसंख्या है, यानी कि 4 लाख की
बढ़ोतरी जनसंख्या की दृष्टि से भी इस बिलासपुर में हुई है, तो स्वाभाविक रूप से इस बात को भी हमको मानना पड़ेगा कि अगर पॉपुलेशन बढ़ी है, सुविधाओं की भी यहां पर जरूरत उसके अनुरूप होगी, और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार वर्तमान में जो है वो काम कर रही है। अगर इस बात का भी हम जिक्र करें, जहां हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में जब 1948 में आया था 15 अप्रैल को, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लंबाई बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत कम सड़कें थी उस वक्त हिमाचल प्रदेश में। 228 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में थी, जिसका मैंने जिक्र किया, और आज मैंने जिसका जिक्र किया कि आज 9,500 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें अब हिमाचल प्रदेश में बनी है। और इसके लिए मैं आज विशेष तौर से मैं जिक्र करना चाहूंगा, अगर 39,500 किलोमीटर सड़कें अगर हिमाचल प्रदेश में बनी है, और उसमें 20,000 किलोमीटर सड़क वो सड़क है जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की योगदान से बनी है, जिस योजना की शुरुआत उन्होंने की थी अटल जी ने, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उस योजना के अंतर्गत बनी है। हिमाचल प्रदेश की जो कुल सड़कें बनी है उसकी 51% योगदान उस योजना का है, क्योंकि अटल जी ने इस चीज को देखा। शहरों में सड़कें बन गई, सड़कें बनकर पक्की हो गई, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां उसमें चलनी शुरू हो गई, लेकिन उसके बावजूद गांव में रहने वाला मेरा गांव का आदमी अभी भी सड़क की सुविधा से नहीं जुड़ पाया है, उसकी पीठ का बोझ हम नहीं उतार पाए। और इसलिए अपने संबोधन में उस वक्त कहा था जब इस योजना की शुरुआत की, मुझे मालूम है प्रदेश की स्थिति आर्थिक रूप से इतनी संबल नहीं होती है, मजबूत नहीं होती है कि सभी गांव को सड़क की सुविधा दे सके। इसलिए मैं केंद्र से एक नई योजना की शुरुआत कर रहा हूं। केंद्र से मदद करनी होगी, अगर गांव के लोगों के पीठ का बोझ उतारना है तो उसके लिए नई योजना की शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं 60,000 करोड़ रुपए की इस योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कर रहा हूं, ताकि मैं गांव के लोगों का पीठ का बोझ उतार सकूं। इस भाव के साथ उन्होंने उसकी शुरुआत की, और हिमाचल के लिए तो ये सड़क पीएमजीएसवाई जिसको हम बोलते हैं, ये वरदान साबित हुई है। आप कल्पना करिए, अगर पीएमजीएसवाई नहीं होती तो आज हमारी सड़कों की लंबाई 20 और 25,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो पाती, क्योंकि अपने संसाधनों से संभव ही नहीं था। जब डॉक्टर वाईएस परमार प्लानिंग की बैठक में दिल्ली गए, सरकार ये हिमाचल प्रदेश में गठन के पश्चात केंद्र में प्लानिंग डिपार्टमेंट की ओर से उनसे पूछा गया कि आप बताएं, आप हिमाचल के लिए 3 प्राथमिकताएं क्या हो सकती हैं जिसमें हम केंद्र से आपको मदद करें। उन्होंने खड़े होकर के एक बात कही कि हिमाचल की मेरी प्राथमिकताएं ये हैं, सड़क, सड़क और सड़क, यानी कि सड़क चाहिए, क्योंकि 228 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में उस वक्त थी। गांव में सड़क से जाने का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि सड़क के लिए मुझे केंद्र से मदद मिले। और इस बात को मुझे लगता है कि अगर सही मायने में किसी देश के प्रधानमंत्री ने करीबी से समझा, लंबे अरसे के बाद समझा, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो रहे, उन्होंने उनकी भावना को इस प्रकार से समझा कि देश के लिए इसकी जरूरत है। भाइयों और बहनों, बहुत लंबा भाषण करना उचित नहीं है। मैं देख रहा हूं कि मैं मातृशक्ति को यहां देख रहा हूं कि वो देख रही है, ये भाषण कब खत्म हो जाए, हम घर की तरफ चले। और घर की तरफ जाने के, क्योंकि घर से फोन आ रहे हैं, सारा दिन खराब कर दिया। घर में आकर के रोटी कौन बनाएगा, घर में गाय को चारा कौन उपलब्ध कराएगा, ये सारी बातों को लेकर के आपको फोन आ रहे होंगे, आप दबा के रखे होंगे, फोन मत सुनना भी आपने। उनको कहिए, मैसेज करके बोलिए कि आज का काम आप करिए, थोड़ा आज शाम को हम थोड़ा देर हो जाएंगे, और शाम को देर हो रहे हैं तो इसलिए आज का खाना भी आप लोगों ने बना करके रखना, हमारे साथ शायद मेहमान भी आ जाएं, ऐसे भी बोल दो। हमने महिलाओं के लिए
हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। हमारी सरकार आने के साथ साथ हमने बहुत सारी चीजों के माध्यम से मदद करने की कोशिश की और मुझे इस बात की खुशी है कि आज मातृशक्ति हमारे घर का ही हिस्सा नहीं है, वो घर से बाहर जाकर के काम करती है। हमने आने जाने का किराए में कटौती की, हमने क्या 50% आबादी का 50% किराया देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, यहां पर पुरुषों की ओर से भी आवाज आई है, धन्यवाद। नहीं तो ये आवाज सुनने को नहीं मिलती जब मैं महिलाओं के इस किराए की बात करता हूं। मैं मजाक में कह रहा था, हमारे एक साथी ने मेरे को मैसेज कर दिया जब हमने 50% महिलाओं को किराए में छूट दी, कहा भाई साहब बाकी तो ठीक है, हम पुरुषों ने क्या बिगाड़ा है, बोलते हैं। हमने कहा बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, तो हमारे लिए छूट क्यों नहीं? मैंने कहा आपको भी छूट है एक तरह की। बोलते वो हमको कैसे? बोलता आपने तो महिलाओं को बोला। हाँ, मैंने कहा महिलाओं के लिए बोला। मैंने कहा भाई साहब जब महिलाएं घर से जाती हैं तो बटुआ तो आपका ही खुलता है, तो आधा खुला, तो उसका आपको भी लाभ है भाई, लाभार्थी तो आप भी हैं। लेकिन हमको बड़ी हैरानी बात होती है इस बात को लेकर के। हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद इस प्रकार के जो फैसले किए, और कुछ साथी हमारे विपक्ष के इस बात का जिक्र करते हैं कि जब हम आएंगे तो जयराज की सारी स्कीमों को रद्द करेंगे, बोलते हैं। हमने कहा इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में एक नई संस्कृति की शुरुआत की है हमने, और नई संस्कृति की शुरुआत हमने आज से नहीं, जो हम आजकल जिसका जिक्र सुन रहे हैं, नारा एक आ रहा है आजकल कि रिवाज बदलेंगे। रिवाज बदलने की अगर हम बात कह रहे हैं, हम आज नहीं कह रहे, हमने पहले दिन हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद रिवाज बदलने की शुरुआत की है। आप याद करिए, जब हिमाचल में हमारी सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद हमारी पहली कैबिनेट का निर्णय यह हुआ कि हम बदले की भावना के साथ काम नहीं करेंगे। रिवाज क्या था? रिवाज यह था कि जब सरकार बदलती थी, पुराने नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने की रिवायत थी, पुरानी सरकार के लिए गए फैसले उनको रद्द करने की रिवायत थी, अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करने की रिवायत थी। हमने कहा इस तरह से ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश में काम की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। हमने पहले दिन से शुरुआत की और रिवाज बदला, बदले की भावना के साथ काम करना बंद किया, इस बात की शुरुआत की। और रिवाज क्या था हिमाचल प्रदेश में? जब सरकार बदलती थी तो टोपी बदल जाती थी। इसकी आई तो हरी टोपी आई, उसकी आई तो लाल टोपी आ गई। ऐसा होता था कि नहीं होता था? हमने कहा ये टोपी हिमाचल की है, सबकी है, लाल भी मेरी है, हरी भी मेरी है, कुल्लू की टोपी वो भी मेरी है, हिमाचल की टोपी है, हिमाचल की पहचान है, हिमाचल की शान है। इसलिए टोपी के साथ राजनीति नहीं, इसलिए हमने कहा सारी टोपी हिमाचल का सम्मान का प्रतीक है। इसलिए बदले की भावना, इस भाव के साथ हमको नहीं रखना चाहिए कि ये टोपी उसकी है, ये टोपी उसकी है। ये टोपी हिमाचल की है, इसको हिमाचली टोपी कहता है। रिवाज बदला। और इसी तरह से हमने हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ करके और ऐसी योजनाओं की शुरुआत की जिनके बारे में आदमी कभी सोचता नहीं था। हमने शुरुआत की, हमने कहा कि सेवा के भाव के साथ काम शुरू होना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 4 लाख लोगों को पेंशन देती थी, आज जयराम ठाकुर 7 लाख लोगों को पेंशन दे रहा है। वो 400 करोड़ खर्च करते थे, वो 400 करोड़ खर्च करते थे और हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। उनसे 4 गुना ज्यादा, 4 गुना के करीब जो है, 3 गुने से ज्यादा हम खर्च कर रहे हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में हमने कहा कि हर महिला को लकड़ी से खाना बनाना पड़ता है, धुएं में उनकी आंखें खराब होती हैं। ऐसे में हमको
गैस का प्रावधान करना चाहिए। हमने हर घर को गैस का चूल्हा दिया। 3,32,000 गैस के चूल्हे हिमाचल प्रदेश में हमने गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत दिए। और कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि हम आएंगे तो बंद कर देंगे, बोलते हैं। क्या वो गैस के चूल्हे भी घर से रसोई से उठा करके ले जाएंगे? क्या कहना चाहते हैं? और इसी तरह से आगे बढ़ करके जहां गरीब आदमी के इलाज के लिए कोई प्रावधान न था, हमने प्रावधान शुरू किया। हमने शुरुआत की हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर के माध्यम से गरीब आदमी का इलाज 5 लाख रुपए तक के इलाज की जिम्मेवारी हमने सरकार के ऊपर ली। और आज कोई गरीब आदमी बीमार होता है, अगर जेब में पैसे नहीं है तो जेब में हिमकेयर का कार्ड लेके जाता है, क्योंकि उसको मालूम है हिमकेयर के कार्ड से मेरा इलाज वहां पर हॉस्पिटल में बिना पैसे के हो जाएगा। इस भाव के साथ हमने काम करने की शुरुआत की। और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम रद्द कर देंगे। हमने हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में हमने कहा कि जितने भी हमारे पानी के नलके लगे, हर घर को नल दे दिया। जहां 50 वर्षों में 7 लाख कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में घरों में थे, हमने 8 लाख से ज्यादा 4.5 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में घर घर में पानी के नलके दे दिए। और यह भी तय किया, पानी पिलाना पुण्य का कार्य है, इस काम को सरकार करेगी, हम पैसा उसका नहीं लेंगे, ये भी हमने तय किया। बिना पैसे के हम जो है वो नलके लगा रहे हैं। और कांग्रेस वाले बोल रहे हम सत्ता में आएंगे तो हर नल का पैसा लेंगे। और आगे बढ़कर के हमने ये भी तय किया कि हिमाचल एक पावर स्टेट है, पावर सरप्लस स्टेट है, जहां बिजली पैदा होती है। हम 11,000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं हिमाचल प्रदेश में। और ऐसे में हमने कहा हिमाचल के लोगों को उसका, हम बिजली से दिल्ली में उजाला करते हैं, दिल्ली के कारखाने चलाते हैं, हरियाणा के लिए बिजली देते हैं, पंजाब के लिए बिजली देते हैं, राजस्थान के लिए बिजली देते हैं, लेकिन मेरे हिमाचल के लोगों को क्या मिला? इसलिए हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में ज्यादा नहीं 125 यूनिट बिजली हम बिना पैसे के देंगे। और यहां पर भाई और बहन बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जुलाई महीने का, जून महीने का और जुलाई महीने का बिल आया होगा? कितना पैसे का आया? 0 बिल आया, 0 बिल आया। यहां मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने लोग यहां पर बैठे हैं जिसके घर में कारखाना नहीं है, जिसके घर में कारखाना होगा तो बात अलग है, अदरवाइज सबके घर में बिल आया होगा, लेकिन कितना? 0 बिल आया होगा। और कांग्रेस वाले तो बोलते हैं कि मुफ्तखोर बना दिया। आएंगे वो लोग आपके पास, जब आएंगे तो आप पूछिए, आप उनको बोलिए कि हम तो 125 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं और हम तो मुफ्तखोर हैं। इसलिए मुफ्तखोरों का जो वोट जो है वो आपको नहीं मिल सकता है। 15 लाख लोग, 15 लाख परिवार हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जो मध्यम परिवारों से संबंधित है, जिनको 125 यूनिट बिजली खर्च करने का ये होता है, उनको 0 बिल आकर के उनकी हमने मदद करने की कोशिश की है। मैं आप सबसे अपील भी करना चाहूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका 60 या 70 यूनिट बिजली का आता था वो लट्टू दिन में भी जला के रखे कि 125 यूनिट तक तो बिजली का किराया आएगा नहीं। किफायत करनी है, हमको कोशिश करनी है कि हम बिजली का बचाव कर सकें। जो पैसा हम यहां पर आप सबके लिए खर्च कर रहे हैं, हम बिजली का पैसा दे रहे हैं, उसमें अगर हम बिजली में बचाव करेंगे तो उस पैसे से हम उस पैसे बिजली को बाहर बेचेंगे और उसी पैसे से आपका जो खर्च जो सरकार उठा रही है उसको हम पूरा करेंगे। ये मैं कह सकता हूं। उसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए, उसमें आप सबका मदद चाहिए। इसलिए भाई और बहनों, बहुत चीजों को लेकर के बहुत लंबी बातें हम कह सकते हैं, लेकिन मैं एक जरूर कहना चाह रहा हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज केंद्र मजबूत नेतृत्व के हाथ में है नरेंद्र भाई मोदी जी के। देश की आवश्यकता नरेंद्र भाई मोदी जी और हिमाचल की देवभूमि की आवश्यकता नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करना, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने हिमाचल की पीड़ा को समझा,
पूर्व में कांग्रेस की सरकार के दौरान क्या होता था, जो केंद्र से हमको योजनाओं का पैसा मिलता था 50% स्टेट को देना पड़ता था, 50% सेंटर देता था, आधा हमारा आधा दिल्ली का होता था। कुछ जगह 60% स्टेट को देना पड़ता था, 40% सेंटर देता था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नाते जब नरेंद्र भाई मोदी जी ने दायित्व संभाला, उसके बाद उन्होंने देखा कि ये तो कुछ प्रदेशों के साथ जाती है, और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी प्रदेश जहां विकास के लिए पैसा ज्यादा लगता है, जहां 1 किलोमीटर सड़क पर जो है वहां पर करोड़ों रुपए लग जाता है कुछ जगह, और मैदानी इलाके में 1 करोड़ रुपए से अब कई किलोमीटर सड़क बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने तय किया केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं के अंतर्गत हम 90% हम दिल्ली से देंगे, 10% सिर्फ प्रदेश से लेंगे, हिमाचल प्रदेश से लेंगे। तभी हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है। अगर आज हिमाचल प्रदेश के अगर विकास के लिए अगर हम इस सारी बातों का हम जिक्र कर रहे हैं, अगर सड़कें बन रही हैं, आज तक मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल के इतिहास में 75 वर्षों में जितनी भी सरकारें रही, सबसे ज्यादा अगर सड़कों की लंबाई किसी कार्यकाल में बनी तो वह वर्तमान सरकार का कार्यकाल है। 4.5 वर्षों में हम 4000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें हिमाचल प्रदेश में बनाने में सफल हो गए, और 5 वर्ष का जब कार्यकाल पूरा होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं ये आंकड़ा 5000 किलोमीटर से भी आगे जाने वाला है, जो आज से पहले कभी हुआ नहीं और आने वाले समय में भी होने की संभावना उसकी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं। ये तभी संभव हुआ जब डबल इंजन की सरकार का जिक्र है। आज हम यहां पर हजारों की संख्या में बैठे हैं। अगर कोविड का वो दौर देखिए, दहशत के माहौल में हम सब लोग जी रहे थे, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा डरने की बात नहीं, सावधानी से आप मैदान में डटे रहिए, लेकिन हम वैक्सीन जो बना करके तैयार करके दे रहे हैं, सभी देशवासियों से अपील की इस वैक्सीन का सदुपयोग करिए, इस वैक्सीन को आप लगाइए। और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वैक्सीन लगेगी, इसका साइड इफेक्ट होगा, अभी इसकी टेस्टिंग की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाई, कई लोगों को डरा करके कई लोग इंतजार करते रहे, पहले मेरा पड़ोसी लगा ले, उसको मैं देखता हूं क्या होगा, उसके बाद मैं जाऊंगा। और कांग्रेसी तो इंतजार ही करते रहे। कुछ लोगों ने कहा ये मोदी वैक्सीन है, कुछ ने कहा ये योगी वैक्सीन है, कुछ लोगों ने कहा ये बीजेपी वैक्सीन है। लेकिन देश के लोगों ने भरोसा किस पर किया? नरेंद्र भाई मोदी जी पर भरोसा किया। लोग कतार में खड़े हुए वैक्सीन सेंटर के सामने, एक एक आदमी आकर के वैक्सीन लगा करके चला गया, और बाद में कांग्रेस के मित्र भी वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीन सेंटर पहुंचे, उन्होंने भी वैक्सीन लगाई। और आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि हिमाचल वैक्सीन की पहली डोज में भी पहले स्थान पर और दूसरी डोज में भी पहले स्थान पर रहा। अगर ये श्रेय जाता है तो आप सब भाई और बहनों को जाता है। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहा। अब भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जरूरत किस चीज की है? जरूरत है आज के इस दौर में जो मजबूत नेतृत्व वाली सरकार, केंद्र सरकार, उसके साथ खड़े होने की। और हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी वर्षों तक रहे, वर्षों तक काम किया। और जब हिमाचल प्रदेश आते हैं तो अपनी भावनाओं को वो व्यक्त करने से नहीं रोक पाते। जब भी आते हैं कहते हैं मैं हिमाचल आया हूं, ऐसा लगता है मैं अपने घर आया हूं। अभी शिमला आना हुआ तो शिमला के रिज के मैदान में कार्यक्रम था, लेकिन माल रोड पर सारी गाड़ी का काफिला छोड़ करके पैदल चल पड़े। क्यों चल पड़े? ये माल रोड मैंने वर्षों तक पैदल चला है। आज मैं गाड़ी में जाने का मेरा मन नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम पैदल होकर के माल रोड पर चलें। और माल रोड पर चलते हुए लोगों ने उनका अभिवादन किया, अभिनंदन किया, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया, पुरानी यादों को ताजा किया। और रिज के मैदान से सभा हुई, पूरे देश को उन्होंने वहां से संबोधित किया। धर्मशाला आए कुछ दिनों के बाद, धर्मशाला में 2 दिन रुके, रात्रि ठहराव धर्मशाला में। ये पहली बार है हिमाचल प्रदेश में 4.5 वर्ष के कार्यकाल में कोई प्रधानमंत्री एक बार नहीं 7 बार आए, 7 बार आए।
जब कुछ नहीं बचता हमारे कांग्रेस के मित्रों में, विपक्ष के मित्रों के पास, तब एक ही बात कहते हैं, प्रधानमंत्री जी आए थे लेकिन अच्छा है, लेकिन दिया कुछ नहीं, दिया कुछ नहीं होते। उनको याद होना चाहिए कि उनके भी प्रधानमंत्री जी आए थे, एक वक्त आए थे, शिमला के रिज मैदान पर ठंडी हवा में ही सो गए। हमारे प्रधानमंत्री शिमला आए तो रिज के मैदान पर एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल चल करके गए। और उनको जो बात कहते हैं कि कुछ नहीं दिया, उनको मालूम होना चाहिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हिमाचल के लिए उन्हें एक एक प्रोजेक्ट स्वीकृत करके हिमाचल के विकास के लिए दिया, और 800 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए स्पेशल असिस्टेंस के रूप में थी। ये अटल टनल रुकने के कगार पर थी, अटल टनल रुकने के कगार पर थी। बीआरओ वाले कहने लगे कि यहां संभव नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम हो गया। उन्होंने दिल्ली में बैठक ली, हमें भी आदेश किया कि सरकार की ओर से पूरा सहयोग करिए। जिस टनल को 2024 में बनने की बातें कह रहे थे अधिकारी, उस टनल को 3 अक्टूबर 2020 को स्वयं दिल्ली से आकर के उसका उद्घाटन करके चले। इसलिए भाइयों और बहनों, हमारी जरूरत है हम दिल्ली को मजबूत करें। दिल्ली मजबूत होगी, हिमाचल अपने आप में मजबूत होगा। उसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, जो हिमाचल प्रदेश के साथ दूसरे हमारे पड़ोसी राज्य हैं, वहां रिवाज बदल गया। उत्तराखंड जब से अस्तित्व में आया है, कभी सरकार 5 वर्ष के बाद रिपीट नहीं हुई थी। अभी चुनाव हुआ, 5 वर्ष भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा आई वापिस। हमारा पड़ोस का राज्य हरियाणा है, जो हमारे बिलासपुर के साथ ही लगता है, आगे लगता है। सरकार नहीं बनती थी, अधिकांश सीटों पर जमानत जब्त होती थी हमारे विधायकों की वहां पर, लेकिन 2014 में सरकार बनी, 5 वर्ष तक चली मनोहर जी के नेतृत्व में, और 5 वर्षों के बाद फिर सत्ता में आज मनोहर जी फिर से दूसरी बार वहां पर मुख्यमंत्री के बतौर काम कर रहे हैं। रिवाज बदला। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश में पिछले 37 वर्षों से कोई सरकार रिपीट नहीं हुई थी। अभी चुनाव हुआ, 5 वर्ष की योगी जी की सरकार पूरा करने के बाद फिर योगी जी सत्ता में आ गए। तो रिवाज बदला है भाई, ये हम उन मित्रों को कहना चाहते हैं जिनको बहुत परेशानी हो रही है। जब इन राज्यों में रिवाज बदला है, तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में भी आप सबके आशीर्वाद से अब की बार रिवाज बदलेंगे। और इसलिए हमने नारा दिया है, सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे। और रिवाज क्या बदलेंगे? 5-5 की नहीं, हम कई 5 वर्ष तक हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आज के इस अवसर पर, जहां हिमाचल प्रदेश ने बहुत प्रगति की है 75 वर्ष के इस कार्यकाल में, और उसमें पिछला कार्यकाल जो हमारा वर्तमान जो कार्यकाल ये जो रहा, इसमें बहुत वक्त हमारा कोविड के दौर में गुजर गया, लेकिन एक दौर बिना कोविड का भी चाहिए, वो आप सबके आशीर्वाद से निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और यहां इस विधानसभा क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश सरकार में वर्षों के बाद प्रतिनिधित्व मिला है, इसे और मजबूत करने की जरूरत है। इसे मजबूत आप करिए। और हिमाचल प्रदेश में हम चाहते हैं कि अब की बार बिलासपुर पूरा का पूरा आना चाहिए, कहीं कमी नहीं छूटनी चाहिए। सारी की सारी सीटें बिलासपुर की भारतीय जनता पार्टी के साथ चलनी चाहिए। और बिलासपुर का 100% योगदान हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में रहे, ऐसा निवेदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में आप सब यहां पर पहुंचे, बड़ी संख्या में पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।